अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जी जमील द फाइनेंशियल डेली के यूट्यूब चैनल से, स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से आपको सलाम पेश करता है। जनाब, वर्ल्ड कप का फीवर जारी है। अब 16 टीमें रह गई हैं जनाब। 16 टीमें 48 टीमों में से रह गई हैं और अब नेक टू नेक मुकाबले हो रहे हैं और आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेली जा रही है। कहीं कहीं आंसू है, कहीं खुशियां हैं, कहीं खुशी के आंसू हैं, कहीं जज्बात हैं, कहीं इल्जामात हैं। और ये फीफा वर्ल्ड कप मतलब एक तारीखी तौर पे फीफा वर्ल्ड कप बन गया है कि जहां कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं। कुछ टीमें जो जिनकी बड़ी तवक्कुआत थी कि ये आगे निकल जाएंगी, वो पीछे रह गई। मैं उसका नाम ले दूं, जर्मनी सबसे पहले बाहर होने वाली टीम, ब्राजील जो टॉप मोस्ट टीमों में जिसका शुमार होता है वो बाहर हो गई, रोनाल्डो की पुर्तगाल बाहर हो गई है। इन तमाम बातों पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अहमद जाहिद, अता राशिद और हसन रजा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मंजर दिखाऊंगा कराची के इलाके लियारी में। देखिए आप स्क्रीन पे इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये जम्मे गफीर जो है ये लियारी में फुटबॉल के शायकीन हैं जो फुटबॉल मैच देख रहे हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, लियारी की गलियों को सजाया हुआ है प्लेयर्स से। अपने उन्होंने जर्सियां पहनी हुई हैं अपनी फेवरेट टीम की। किसी ने अर्जेंटीना का पहना हुआ है, किसी ने ब्राजील का पहना हुआ है, किसी ने पहना हुआ है पुर्तगाल का, और जनाब कोई जो है स्पेन की वर्दी में है। तो तमाम लोग यहाँ इंतहाई जज्बाती हैं, बड़े 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 जोश खरोश से देखते हैं। लेकिन उनकी शिकायत उनकी ये भी है कि जब भी मैच देखने के लिए बैठते हैं, जैसे कोई अहम मैच आता है तो बिजली चली जाती है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। ब्राजील के वहां फैन ज्यादा हैं और ब्राजील के नॉकआउट बाहर होने से, फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने से वहां एक गम किसी कैफियत है। लोगों को वहां रोते हुए देखा गया है। बहरहाल ये तो खेल में होता है, कोई हारता है और कोई जीतता है। लेकिन चलिए हम अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। जनाब सबसे पहले सवाल तो मैं अता राशिद से करूंगा। जनाब ये अर्जेंटीना का जो मैच हुआ है इजिप्ट के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, एक आउटस्टैंडिंग मैच खेला गया जिसमें कंट्रोवर्सीज थी, जिसमें कमबैक था, जिसमें लेकिन आई थिंक ये मैच ओवरशैडो कर रहा है एक बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस को दो टीमों की तरफ से। इजिप्ट को हम लोग इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे जितना कंट्रोवर्सी ने इस मैच को सराउंड कर लिया। इजिप्ट ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पुट अप की अगेंस्ट द रीनिंग वर्ल्ड चैंपियंस। 2-0 अप वो चले गए थे, एक गोल उनका डिसअलाउ हुआ जिसके ऊपर बहुत बात की जा रही है। बट उसके बाद अर्जेंटीना ने जिस तरह से आखिरी 20 मिनट में खेला है, आउटस्टैंडिंग उन्होंने दिखाया है कि वो क्यों वर्ल्ड चैंपियंस है और क्यों उनके क्रेस्ट पे जो है 3 स्टार्स का बैज है। उन्होंने बिल्कुल ये शो किया और लियोनेल मेसी ने आकर के 20 मिनट ऐसा लग रहा था जैसे प्राइम मेसी वापस आ चुके हैं 2015-2012 वाले। जिस तरह वो ड्रिबल कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने चांसेस क्रिएट किए और अपनी टीम को प्रीटी मच सिंगल हैंडेडली उन्होंने यहाँ विक्ट्री पे लेके गए। बट यहाँ पे ऑल्सो मैं क्रेडिट दूंगा लाइनस स्कलोनी को जिन्होंने टॉप नॉच चेंजेस किए, और अर्जेंटीना के बाकी मिडफील्डर्स और उनके बाकी अटैकर्स को भी उन्होंने रिलेंटलेस परफॉर्मेंस दी फॉर 90 मिनट्स। अच्छा आता है, ये बात तो सही है कि ये भी कहा जा रहा है कि लियोन मेसी जो है वो मुसलसल वर्ल्ड कप के 9 मैचेस में स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। अच्छा अहमद जाहिद, आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं ये कंट्रोवर्सी? इजिप्शियन ने फीफा से बाकायदा शिकायत की है कि उन्होंने रेफरी की शिकायत की। आपका क्या ख्याल है कि ये जेन्युइन बात है या इसमें सही मानों में अर्जेंटीना को फेवर किया गया? अगर मैं बात करूं, आई थिंक इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना में आई थिंक द रेफरी गॉट ऑल द डिसीजंस राइट, मेजर डिसीजंस। एंड आईएफएफ के रूल्स के हिसाब से ये सारे डिसीजंस आई थिंक प्रूव होते हैं। सारे काफ़ी एक्सपर्ट्स आए हैं आगे, काफ़ी फॉर्मर एक इजिप्ट के रेफरी भी आए हैं, उन्होंने बोला है कि सारे डिसीजंस फ्रॉम द रेफरी वर स्पॉट ऑन। और जहाँ तक मैं इजिप्ट के प्लेयर्स की बात करूँ, आई थिंक दे वर अ लिटिल इमोशनल एंड फ्रस्ट्रेटेड। वो हम देख सकते हैं उनके कोच और प्लेयर ने आके जिस तरह बोला है कि रिग्ड है। आई थिंक देर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उन्हें एक 2-0 की लीड बॉटल कर दी 13 मिनट्स के अंदर। एंड आई थिंक ब्रिलियंट कम बैक बाय अर्जेंटीना एंड लियोनेल स्केलोनी, टॉप नॉच सब्स्टिट्यूशंस, निको गोंजालेस और लाउटारो मार्टिनेज को जिस तरह वो लाए, और लाउटारो मार्टिनेज ने लास्ट जिस तरह असिस्ट दी, आई थिंक इट वाज स्पॉट ऑन। एंड आई थिंक हमें इस बारे में बात करनी चाहिए रादर देन क्रिएटिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो कि बिल्कुल मायने नहीं रखती। अच्छा ये हसन रजा, आप ये बताइए आपका क्या ख्याल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या इजिप्ट के साथ जाती हुई? this match showed
this match. Both teams showed their true forms. It was a very good match. All the fans were amused. But बहुत इस मैच में बहुत कंट्रोवर्सी थे बिकॉज ऑफ द रेफरी डिसीजंस. जैसे हमने देखा कि मतलब बहुत लोग बोल रहे कि जो अर्जेंटीना के प्लेयर को फाउल मिला था वो फाउल नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने देखा था 2 सेकंड बाद वो फौरन उठ गया था. तो उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं और इजिप्ट ने एक बहुत अच्छा गेम खेला. But Argentina managed to get their way back and did an amazing comeback. But at the same time, many controversies are going, especially the fact that जो referee थी वो थोड़ी सी biased थी towards the Argentinian team because उन्होंने इजिप्ट के लिए कोई VAR रिव्यू नहीं लिया unlike अर्जेंटीना के लिए और बहुत unfair मतलब decisions थे. तो overall तो ये एक बहुत controversial मैच था and it will always remain a controversy in World Cup history. But at the same time, Argentina played very well. I'm not going to argue about it. But the referee made some biased decisions in which बहुत सारे मतलब वो fans नाराज हैं. It will remain a controversy in the World Cup football. हसन रजा का ये कहना था. अच्छा, अतः ये बताइए ब्राजील का एग्जिट कैसा हुआ? स्पेन के साथ मैच था. ब्राजील तो एक फेवरेट चंद टॉप 4-5 टॉप टीमों में उसका शुमार होता था. क्या हुआ? जी देखिए, ब्राजील नॉर्वे इस गेम के थोड़े पोलराइजिंग ओपिनियंस आ रहे हैं क्योंकि जहां पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शौक है जहां पे वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम 5 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स ब्राजील बाहर हो चुके हैं. वहां पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दे सॉ दिस कमिंग क्योंकि नॉर्वे की एक यंग और एक अपकमिंग टीम, एक एनर्जेटिक टीम जिन्होंने बिल्कुल ब्राजील को दे ब्लू ब्राजील आउट ऑफ द वाटर. ब्राजील के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था नॉर्वे की काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए. अर्लिंग हालैंड वंस अगेन शोइंग व्हाई ही इज वन ऑफ द डेडलीस्ट स्ट्राइकर्स ऑन प्लैनेट अर्थ. ये बात भी है. बट आई थिंक ब्राजील के लिए दिस वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग क्योंकि इवन दो ब्राजील के टूर्नामेंट में आते हुए बहुत सारे सवाल थे. ऐसा लग रहा था कि कार्लो एंचेलोटी ने बहुत सारे उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया है. जैसे उनकी अटैक बहुत स्मूथ फ्लो में जा रही थी बट अल्टीमेटली यही साबित होता है कि आई मीन ही वाज जस्ट कवरिंग द क्रैक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ब्राजील की वही वंस अगेन शॉर्ट कमिंग जहाँ पूरी तरह साबित हुई. डिफेंस इन ट्रांजिशन पुअर वंस अगेन, बहुत ज्यादा स्पेस बैक में पीछे छोड़ना, मिडफील्ड बिल्कुल ओवररन बाय फिजिकलिटी और फास्ट पेस्ड मिडफील्डर्स. बिल्कुल जो है ब्राजील लुक लॉस्ट फॉर आंसर्स. और इसके अलावा भी ब्राजील ने खुद भी अपने पैरों पे एक तरह से कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि उनके पास बहुत चांसेस थे जो उन्होंने मिस किए. अगर हम बात करें कैसेमीरो के पास एक चांस था जो उन्होंने एक सिंपल पास को मिसप्लेस कर दिया जो कि अगर ना होता तो शायद एक टैप इन मिल जाती नेमार को. अगर नेमार की हम खुद से बात करें तो वो खुद बेंच पे थे, उस वजह से वो पेनल्टी नहीं ले सके पहली जो मिस हो गई. एंड्रिक ने एक बहुत अच्छा चांस मिस किया. तो 3-4 ब्राजील ने खुद भी बहुत अच्छे चांस मिस किए जो शायद अगर वो क्लिनिकल होते तो हम डिफरेंट मैच की बात कर रहे होते. बट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम नॉर्वे, दे प्लेड एन आउटस्टैंडिंग गेम, अ हिस्टोरिक गेम और उनकी अभी तक की फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री है. अच्छा, ये अहमद ये बताइए रोनाल्डो की जो प्रोटोकॉल थी फेवरेट तो नहीं थी लेकिन मतलब आपको नहीं लगता एट द एज ऑफ 41 रोनाल्डो ऑफ कलर नजर आए मेरे ख्याल में स्पेन के अगेंस्ट मैच में जिसके बाद वो उसका ना फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? देखें, अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं, ही इज 41 और 41 की एज में देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन डू. और अगर मैं पोर्चुगल और स्पेन की मैच की बात करूं ओवरऑल तो आई थिंक काफ़ी बोरिंग मैच था ओवरऑल. और आई थिंक नूनो मेंडेस जब तक पिच पे थे आई थिंक पोर्चुगल थोड़ी स्ट्रांग लग रही थी बट इट ऑल वेंट साइडवेज आफ्टर नूनो मेंडेस इंजर्ड हो गए थे. और नूनो मेंडेस ने 2025 में स्पेन के अगेंस्ट ही नेशन लीग फाइनल जिताया हुआ था जो काफ़ी लोग कहते हैं सिंगल हैंडेडली जिताया था. एंड क्रेडिट गोज टू लुइस दा फुएंटे, स्पेन के मैनेजर जिनको काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि लुइस एनरिके की जगह आप इतने इनएक्सपीरियंस मैनेजर को ला रहे हैं. एंड ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. 2024 में वो यूरोस जीते हैं और 2025 में नेशन लीग फाइनल एंड नाउ ही इज लीडिंग स्पेन. उनके दो सब्स्टिट्यूशंस मिकेल मरीनो और फेरान टोरेस, दे कंबाइंड एंड स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट पोर्चुगल. इन द एंड इट्स द एंड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डोज वर्ल्ड कप करियर, वर्ल्ड कप जर्नी. आई थिंक क्या ही बोल सकते हैं, हिज सर्विसेज विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड फॉर पोर्चुगल. काफी बड़े प्लेयर थे और इट्स अ सैड डे फॉर फुटबॉल. हाँ बल ठीक है, वो रिटायरमेंट क्या है तो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था. लेकिन अच्छा हसन रजा ये मुझे बताइए कि आप जो है इंग्लैंड को और मोरक्को को कैसी टीम समझ रहे हैं? क्या आगे जाके वो दूसरी टीमों के लिए थ्रेट हो सकती हैं? जी आपने एक वैलिड पॉइंट दिया. मोरक्को इज अ वेरी बिग टीम. They were officially AFCON finalists last year. Last World Cup they came in the semi-final, and this
World Cup. They also are in the quarterfinal right now, which is a big achievement for a Moroccan team, which was 22nd ranking just 4 years ago. Eventually, they built their way up. They got new players, and they have also much star players like Hakimi, Brahim Diaz, and Bono, who are all like communicating together, and eventually took Morocco to the quarterfinals. So I think they're looking like a very strong team. After drawing 1-1 against Brazil, they won against Haiti, and they are making their way up through, and they can potentially go to the semi-finals if they beat France, which is not looking in their favor because France is the favorites to win after looking at the attacking trio Dembele, Olise, and Mbappe. So yes, but still, Morocco have a very strong team, and they have the potential to make it to the semi-finals if they're confident and they communicate with each other. But still, Morocco is looking like a very strong team. अच्छा, ये अहमद आप ये बताइए कि इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या है, मतलब उन्होंने अच्छा खासा कमबैक किया है। जी, इंग्लैंड और मेक्सिको के गेम की जैसे मैं बात करूं तो इंग्लैंड प्लेड एट मेक्सिकोज होम एंड आई थिंक दे केम विद अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उनके दो प्लेयर्स हैरी केन एंड जूड बेलिंगम, काफी लोग कह रहे हैं कि वो लोग कैरी कर रहे हैं टीम को। जूड बेलिंगम स्कोर्ड बैक टू बैक गोल्स विद इन मिनट्स, जो कि टॉप फॉर्म में टॉप अटैकिंग मिडफील्डर है। एंड हैरी केन तो जैसे आप जानते हैं सब बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, काफी लोग उनको कह रहे हैं, एंड फ्रंट रनर फॉर द बैलन डोर अप टिल नाउ। और थॉमस टूकल की अगर मैं बात करूं, इज अ टॉप नॉकआउट मैनेजर। अगर एनीवन कैन ब्रिंग इट होम तो काफी लोग कह रहे हैं कि ही इज द स्पेशलिस्ट इन नॉकआउट टूर्नामेंट सिंस उन्होंने पीएसजी को अपने पहले सीजन में फाइनल तक पहुंचाया था, और क्या कहते हैं चैंपियन लीग में चेल्सी को अपने पहले सीजन में ही चैंपियन लीग जिता दिया था। और उनकी सब्स्टिट्यूशन डैन बर्न्स को, आई थिंक ही मेड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट क्लियरेंसेस इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो आई थिंक थॉमस टूकल और उनकी इंग्लैंड साइड काफी कॉन्फिडेंट और काफी वेल बैलेंस्ड लग रही है। अच्छा, मतलब कमिंग टू द मैच, जो उसका नाम क्या, क्वार्टर फाइनल का पहला मैच है बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को, क्या व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, अगर हम ऑन पेपर बात करें तो हम लोग शुरू से टूर्नामेंट के बोल रहे हैं कि फ्रांस इस टूर्नामेंट की आउटराइट फेवरेट्स हैं, और उन्होंने तकरीबन हर मैच में दे बैक्ड अप दोस क्रेडेंशियल्स। उन्होंने तकरीबन हर मैच में अभी तक 3-4 गोल मारते आए थे। पिछला मैच पैराग्वे अगेंस्ट पहला था जिसमें उन्होंने इतने गोल नहीं मारे, बट स्टिल उनका बेस्ट जब नहीं भी है तब भी वो रिजल्ट निकाल पाते हैं और जीत पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड मोरक्को आर लाइक देयर वॉरियर्स, वो लोग जो है कभी गिव अप नहीं करते, रिलेंटलेस एटीट्यूड। वंस अगेन, जिस तरह उन्होंने नेदरलैंड्स को राउंड ऑफ 32 में लास्ट मिनट विनर मार के इक्वलाइजर मार के एक्स्ट्रा टाइम तक और फिर पेनल्टीज पे जीते, तो वो स्पेशलिस्ट हैं वो भी रिजल्ट निकालने के। बात यहाँ पे आई थिंक आएगी एक्सपीरियंस वर्सेस मेंटालिटी। फ्रांस के पास जो है एक्सपीरियंस है, किलियन एम्बापे अभी जो है इस वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप में किलियन एम्बापे को कुछ हो ही जाते हैं, वो भी बिल्कुल टॉप फॉर्म में है। अगर हम बात करें उस्मान डेम्बेले उनके पास टीम में है, माइकल ओलिसे इज इन टॉप फॉर्म, डेजरे डुए, ब्रैडली बारकोला भी अब टच में हल्के हल्के आ रहे हैं। तो फ्रांस की टीम तो एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर वंस अगेन मोरक्को के पास बहुत क्वालिटी टीम है। वो अगर वो मेंटल वो फोर्टिट्यूड अपना बरकरार रख सके, आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू शॉक फ्रांस, बट एट दिस मोमेंट मैं कहूंगा फ्रांस आर अ बिट टू स्ट्रॉन्ग फॉर मोरक्को। अच्छा, इसका नाम क्या, हसन ये बताइए, नॉर्वे की टीम जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी क्वार्टर फाइनल में, क्या लगता है आपको? G, Norway are looking very strong this tournament. Mainly Haaland is carrying the team with 7 goals along with Odegaard, who's a critical playmaker, very dangerous plays for Arsenal. But जो England का team है, they beat Mexico in their own home ground, Mexico City. तो ये एक बहुत मतलब डेडली मैच होएगा बिटवीन द वाइकिंग्स एंड इंग्लिश मैन। बट Jude Bellingham and Harry Kane look very strong for Norway, but it's all about the mindset eventually because हमें नहीं पता कि कौन जीत सकते हैं। It's not only about the skills या football या they also matter about their mindset, how ये मतलब वो कैसे communicate करते हैं। तो मेरे लिहाज से तो इंग्लैंड बहुत strong टीम है, तो वो शायद नॉर्वे को narrowly बस defeat कर सकते हैं। अच्छा, अहमद जी बताइए कि लोग ये कह रहे हैं, अक्सर जो क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अर्जेंटीना को जो राउंड मैचेस में आसान टीमें मिली हैं। अभी देखिए उनकी किस्मत ये भी है कि जनाब वो क्वार्टर फाइनल में जो उनका मुकाबला है वो स्विट्जरलैंड से, क्या लगता है आपको? देखें, आई थिंक कि पहली बात तो अर्जेंटीना ने अपना ग्रुप टॉप किया, एंड देखिए ये चीज जो है इतनी सिंपल नहीं है, काफी चीजें हुई है इसमें। उरुग्वे
जैसे थर्ड आ गई और केप वर्डे सेकंड आ गई, तो काफी चीजें इन चीजों में होती हैं ड्रॉज में और ग्रुप स्टेजेस में ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से अर्जेंटीना का पाथ आसान हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कोलंबिया का राउंड ऑफ 16 था स्विट्जरलैंड से, और कोलंबिया बहुत टॉप टीम थी, बहुत टॉप फुटबॉल खेल रही थी, लेकिन कोलंबिया इन द एंड स्विट्जरलैंड से हार गई। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूं तो पोर्चुगल भी अगर अपना ग्रुप टॉप करती तो कोलंबिया की जगह खेल रही होती और उनको राउंड ऑफ 32 गाना के अगेंस्ट मिलता और राउंड ऑफ 16 उनको स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट मिलता। तो आई थिंक इट्स अबाउट यही है कि दे प्लेड, मतलब उनका यही है कि ओवरऑल जो है ना ड्रॉज में काफी चीजें होती हैं, ओवरऑल इट्स नॉट एक सिंगल लाइन नहीं है, ये काफी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ड्रॉज में काफी चेंजेस आ सकते हैं। एंड आई थिंक मेन चीज ये है कि अर्जेंटीना किस तरह इसको आगे लेके चलती है और कहाँ कहाँ तक जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये अर्जेंटीना के हाथ में नहीं था, ये ऑफिशियल्स के हाथ में जो भी ड्रॉज बनाए गए थे। और ये इस वक्त तो यही लग रहा है कि जनाब इस वक्त जो जो हुमा है वो अर्जेंटीना के जो वेव चली हुई है वो अर्जेंटीना के फेवर में है। हाँ, डिस्पाइट ये कि फ्रांस और स्पेन बिल्कुल अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन हर एक के मुंह में अब जो इजिप्शियन के मैच के बाद, इजिप्ट के मैच के बाद हर लोग, सभी लोग ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना एक बार फिर टॉप पे पहुंच गई है और फेवरेट्स हो गई है। मैं अपने पैनलिस्ट अता राशिद का, हसन रजा का और अहमद जाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम जल्दी आएंगे आपके साथ, क्वार्टर फाइनल के जो कुछ मुकाबले आएंगे उसके बाद हम अब दोबारा नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपके साथ आएंगे। इकबाल जमील को आप द फाइनेंशियल डेली के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।